हेलो दोस्तों, मैं यश शर्मा सीएमआई का एजुकेटर हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। हम संविधान के क्रम में आपके लिए आज भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें और अगर किसी प्रश्न से कोई समस्या है तो हमारे पुराने वीडियो को देखते रहें। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप कमेंट में दें। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर भी करते रहें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तरी। संख्या 1, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहाँ से अपनाया गया है? आंसर आप कमेंट में बताएं। इसका आंसर होगा यूएसए यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है? यानी जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र किस व्यक्ति ने या किस व्यक्तित्व ने कहा? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर होगा N.A. पालकीवाला, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन है वो कब किया गया? आंसर दें आप। इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। देखिए यहाँ पे CAA लिखा हुआ है, तो CAA का अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में कहें तो संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम तो 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? आंसर बताएं आप सभी। अभी मैंने आपको बताया कि 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1976, ये इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय हुआ और इसमें प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया और उसके तहत 3 शब्द आंसर सी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा का स्रोत। देखिए हमारे प्रस्तावना में जो ये 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो ये 3 शब्द लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1789 में। जब आप इतिहास पढ़ेंगे विश्व का तब आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और इस नारे के द्वारा फ्रांस ने क्रांति करते हुए एक नए लोकतंत्र की नींव रखी थी और उसी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हूबहू अपनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय अधिग्रहित हैं, यानी ये कहाँ से लिए गए हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका बताएंगे हमें। इसका आंसर है दोस्तों रूस की क्रांति से। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय दिलाने का कार्य राज्य करेगा, तो वो कहाँ से कहा गया है? रूस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? क्या कहा? कुंजी नोट। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास किताबों को पढ़ने के लिए छोटी छोटी कुंजियाँ होती हैं। चूँकि किताबें हमारी समझ से थोड़ी बेहतर होती हैं तो उनको पढ़ने के लिए हम छोटे छोटे कुंजी नोट होते हैं, या फिर हम कहें कि एक बड़ी किताब को हमने कुछ 10-20 पेजेस में बांट रखा है पढ़ने के लिए। तो ये
क्या होता है? कुंजी नोट, जो उस पूरी किताब के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इसको, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसे संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? तो आंसर है आपके सामने इसका श्री अर्नेस्ट बर्कर, जो सर की उपाधि से भी सम्मानित थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना की प्रवृत्ति है। प्रस्तावना की प्रवृत्ति है, उत्तर बताएंगे आप। प्रस्तावना की प्रवृत्ति है गैर न्यायिक। कैसी प्रवृत्ति है? गैर न्यायिक। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है न्यायिक। देखिए न्यायिक का अर्थ क्या है कि जो इस प्रस्तावना को है आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। कहाँ पे दे सकते हैं? न्यायालय में। और न्यायालय भी कौन सा? चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, लेकिन प्रस्तावना को आप चुनौती नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। नेक्स्ट है गैर न्यायिक। अब गैर न्यायिक का अर्थ क्या है कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी प्रकार के न्यायालय में क्या नहीं दे सकते? चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट बता रहा है आपको अर्ध न्यायिक, कि अर्ध न्यायिक कुछ निकाय होते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग होता है, बाल संरक्षण आयोग होता है, महिला आयोग होता है, तो वहां पर भी आप प्रस्तावना को चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि कब हुई? अब आपको लगेगा ये क्वेश्चन इतिहास का है, आपको यूं लगेगा ये क्वेश्चन इतिहास का है, लेकिन इसी ने हमारे हिंदुस्तान को एक नई राजनीतिक दिशा दी थी। जो भारत अपने राजा महाराजाओं, नवाबों द्वारा शासित था, अब उस पर अंग्रेजों का अधिकार होने लगा था। और 1765 की संधि के द्वारा बिहार, बक्सर के युद्ध के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार थे वो किसको प्राप्त हो गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए थे। ये सब चीज़ें मैंने आपको अब से पहले जो हमारे संवैधानिक इतिहास के वीडियो थे, प्रस्तावना के वीडियो थे, इन सब में मैंने आपको प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस, संविधान से संबंधित क्वेश्चन बताए हैं। उन सबको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही विस्तृत और आसान भाषा में समझाया हुआ है। आप जितना पुराने वीडियो देखेंगे आपको ये प्रश्नोत्तरी उतनी ही आसान लगती जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। देखिए बंगाल में क्या था कि बंगाल में एक गवर्नर का पद हुआ करता था और उसका पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। आंसर बताएं आप सभी इसका। इसका आंसर है फ्रेंड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले जो बंगाल का प्रशासन संभालता था उसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, और अब जो बंगाल का प्रशासन संभालेगा उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। एक ही व्यक्ति है लेकिन सिर्फ पदनाम में चेंज हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कह लीजिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर कह लीजिए, दोनों ही बातें यहाँ पे समान हैं। उत्तर बताएं आप हमें। इसका उत्तर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उत्तर होगा इसका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या बन गए थे? अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। क्या बन गए थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे दोस्तों। देखिए अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन के साथ कोई भी समस्या है तो इसके लिए सीधा सीधा उपाय है कि आप हमारे पिछले वीडियो देखें। एक एक क्वेश्चन आपको इतने विस्तृत रूप से समझाया हुआ है कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन के द्वारा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? देखिए जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत क्या हुआ? कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और वो स्थापना कब हुई दोस्तों? तो आप कमेंट में बताएं इसका आंसर पहले। वो स्थापना हुई 1774 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को वीटो पावर किस अधिनियम के तहत दी गई? गवर्नर जनरल को वीटो पावर किस अधिनियम के तहत दी गई? तो ये आंसर बताएं आप। आंसर होगा 1786 का अधिनियम।
आंसर होगा 1786 का अधिनियम। अब दोस्तों मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के साथ किसी भी प्रकार की समस्या है तो अब से पहले जो वीडियो आपको दिए गए हैं उनमें आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आई बटन पे क्लिक करते हुए जाना है और पिछले वीडियो सभी देखने हैं। एक एक क्वेश्चन की आसान भाषा में विस्तृत व्याख्या की गई है दोस्तों। क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा उसके सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देना किस अधिनियम के तहत निर्धारित हुआ? तो ये था 1793 का चार्टर अधिनियम। जो 1793 में चार्टर अधिनियम आया यानी व्यापार कानून आया, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कहें कि नियंत्रक बोर्ड था, उसके जो सदस्य थे उन सभी को वेतन अब किससे दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। और ये जो है एक तरह से ड्रेनेज ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? धन के निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ या सेनापति का पद किस अधिनियम के तहत दिया गया? गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ क्या होता है? जो सभी सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। वर्तमान में आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर है दोस्तों 1786। 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की उपाधि दी गई। और सबसे पहले कमांडर इन चीफ कौन बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व के साथ व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, देखिए पूर्व के साथ का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जो ब्रिटेन है वो हमारे एशिया से क्या है? पश्चिम में पड़ता है। जो यूरोप महाद्वीप है वो एशिया से क्या है? पश्चिम में है, तो वो सब पश्चिमी देश कहलाते हैं। और उनके लिए हम कहाँ के देश हैं? पूर्व के देश है, जिनमें चीन हो गया, भारत हो गया, दक्षिण एशियाई देश हो गए। तो इन सब देशों को वहाँ पे क्या कहा जाता है? पूर्व के देश। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के साथ व्यापार करने आई थी और वो लगातार एकाधिकार रूप में व्यापार कर रही थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका एकाधिकार कब छीन लिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 1813 के एक्ट के द्वारा। 1813 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार छीना गया और सिर्फ चाय और चीनी व्यापार, और यहाँ पे चीनी से अर्थ शुगर ना होकर के चीन के साथ व्यापार होगा। कौन सा व्यापार होगा? चीन के साथ व्यापार होगा। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम किस अधिनियम के तहत दिया गया? देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के अधिनियम में बना, तो उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें आप इसका। इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है इन क्वेश्चंस को हल करते हुए, तो मेरा तो आपसे एक ही सुझाव है कि आई बटन पे आप क्लिक करते रहें और हमारी सभी पुरानी वीडियोस को आप देखते रहें, क्योंकि पुरानी वीडियो देखने से आपको किसी भी प्रश्न से कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे आगे आने वाले वीडियोज़ में दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 में भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के संबंध में गठित की गई समिति कौन सी थी? तो आंसर बताइए दोस्तों, ये समिति कौन सी थी? तो ये समिति थी दोस्तों मैकाले समिति। कौन सी समिति थी? मैकाले समिति। देखिए, कहा गया कि भारतीयों को सिविल सेवाओं में बैठने का अधिकार मिलना चाहिए, भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। तो अब इसके लिए जो सरकार को सुझाव हैं, अनुशंसाएं, वो कौन देगा? तो उसके लिए मैकाले समिति गठित की गई। क्या समिति गठित की गई? मैकाले समिति गठित की गई। आपको हर क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या दे रखी है सभी पिछले वीडियोस में।
देखते रहें, कहीं कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी, और अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि वो आगे हम दूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कब आया? देखिए किसके अधीन? ब्रिटिश ताज के अधीन। यानी जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और धीरे धीरे भारतीय राज्यों को क्या बना दिया? पंगु बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? पंगु बना दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना शासन करने लगी। लेकिन आप सभी ने 1857 की क्रांति क्या देखी? 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति के पश्चात लगने लगा जो ब्रिटिश संसद है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अच्छे से शासन नहीं कर रही है, शायद उसकी शासन प्रणाली क्या है दोस्तों? खराब है। तो ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पास किया और वो अधिनियम था 1858 का अधिनियम। उस 1858 के अधिनियम के तहत भारत का जो राज है अब वो किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश ताज, महारानी विक्टोरिया। किसके अधीन हो गया दोस्तों? महारानी विक्टोरिया के अधीन। अब आप कहेंगे कि ब्रिटिश ताज के अधीन कैसे? तो दोस्तों ब्रिटेन में जो है संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ब्रिटेन का राजा होता है, जिसके सर पे क्या होता है? ब्रिटेन का ताज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद को बजट पर बहस करने के लिए किस अधिनियम में अधिकृत किया गया? हाँ तो दोस्तों आंसर दीजिए। इसका आंसर है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। जी दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी समस्या हो तो वही आई बटन पे आप क्लिक करेंगे और पुराने वीडियो देखेंगे ताकि आपकी सभी समस्याएं दूर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? आंसर दीजिए। आंसर है इसका 1909 का अधिनियम। आंसर क्या है इसका? 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। आंसर बताइए। उत्तर होगा एसपी सिन्हा। देखिए जो वायसराय की कार्यपालिका थी उसमें पहले केवल यूरोपियंस को ही सदस्य बनाया जाता था, लेकिन एसपी सिन्हा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको वायसराय की कार्यपालिका में क्या बनाया गया दोस्तों? प्रथम भारतीय सदस्य। और कौन सा सदस्य बनाया गया? इनको विधि सदस्य बनाया गया। कौन सा सदस्य बनाया गया दोस्तों? इनको विधि सदस्य बनाया गया। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत दिया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा 1909 का अधिनियम। आंसर क्या होगा? 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम में क्या दिया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन। मतलब कि उम्मीदवार भी कौन होगा चुनाव में? मुस्लिम होगा। उम्मीदवार कौन होगा? मुस्लिम होगा। और जो जनता वोट करेगी वो भी कौन होगी? इसमें मुस्लिम ही होगी। यानी वोट देने वाले भी सभी मुस्लिम होंगे और उम्मीदवार भी सभी मुस्लिम होंगे। तो इस वजह से जो चुनाव कैसा हो जाएगा? एक धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर। इसी को क्या कहा जाएगा? सांप्रदायिक निर्वाचन कहा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 1909 में आया। तो 1909 में जब सांप्रदायिक निर्वाचन आया तो भारतीयों ने इस जो उस समय के भारत के वायसराय थे उनको क्या कह दिया दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। आंसर बताइए आप कि उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय जो वायसराय थे भारत के वो थे दोस्तों लॉर्ड मिंटो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका उत्तर। उत्तर होगा इसका 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 की घोषणा किसने की? देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में आ गया था और सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में। यानी इसके द्वारा जो अंग्रेजों ने है ना केवल मुस्लिम बल्कि सिख, ईसाई, पारसी, दलित, महिला सभी के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाने की घोषणा कर दी थी, जिसे क्या कहा गया? सांप्रदायिक अवार्ड। और ये अवार्ड किसने दिया? रैमजे मैकडोनल्ड ने, क्योंकि इन्होंने ये घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे।
किस पे बैठे थे? भूख हड़ताल पे। और उसके बाद अंबेडकर जी के साथ उनका क्या हुआ? पूना समझौता हुआ, और पूना समझौते के बाद ही इस सांप्रदायिक अवार्ड को वापस लिया और कांग्रेस ने दलितों को आरक्षण, पहली बार विधानसभा के लिए आरक्षण कांग्रेस ने दलितों को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत आई? किस अधिनियम के तहत अपनाई गई? हाँ, तो आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर होगा 1935 का अधिनियम। आंसर होगा 1935 का अधिनियम। देखिए 1935 के अधिनियम में ये एक प्रावधान था कि केंद्र में द्वैध शासन होगा, यानी केंद्र में एक सरकार होगी और वायसराय की जो परिषद है वो भी शासन का एक अंग होगी। इस प्रकार केंद्र में दो शासन के केंद्र हो जाएंगे, लेकिन ये प्रावधान कभी भी लागू नहीं हुआ। ये जो प्रावधान है दोस्तों, ये प्रावधान कभी भी लागू नहीं हुआ था। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई की स्थापना कब हुई? देखिए भारत में जो नोटों के निर्गमन या कहें कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जो ये सारे कार्य करता है, वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर कोई समस्या आ रही है किसी भी क्वेश्चन के साथ, तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बताऊंगा कि आप आई बटन पे क्लिक करते रहें और देखते रहें पुराने वीडियोस। एक भी क्वेश्चन के साथ आपको समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे तो इनकी सबकी विस्तृत व्याख्या संभव नहीं है, इसलिए हमने पहले जो वीडियो बनाए हैं उनमें सभी में इनकी विस्तृत व्याख्या दी हुई है। आप देखें और आराम से हर क्वेश्चन को आसान भाषा में समझे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग और जेपीएससी यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में था? कौन से अधिनियम में था दोस्तों? इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। क्या आंसर होगा? 1935 के अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन को क्या किया गया था? इसमें प्रावधान किया गया था कि इन 3 लोक सेवा आयोगों का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? देखिए संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आज है, इसे पहले क्या कहा जाता था? फेडरल कोर्ट कहा जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1937 में। कब हुई दोस्तों? 1937 में। और कौन से अधिनियम के तहत हुई? 1935 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? देखिए मैग्ना कार्टा यानी एक ऐसी विस्तृत सूची जिसमें कि सब कुछ बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया गया हो। अधिकार पत्र। देखिए मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? एक अधिकार पत्र को कहते हैं, और वो भी कैसा? विस्तृत सूची वाला अधिकार पत्र। तो ये कौन सा भाग है भारतीय संविधान का? भाग 3। और भाग 3 में आप सभी को पता है कि क्या दे रखा है? फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। क्या दे रखा है दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स कहें या मूल अधिकार कहें। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल अधिकार समाहित किए गए हैं। देखिए कह रहा है कि जो मूल अधिकार हैं भारत के संविधान के भाग 3 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं, तो ये भारतीय नागरिकों को किस देश के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई, कहाँ से समाहित किए गए? तो ये कहाँ से किए हैं दोस्तों? आंसर दीजिए आप। ये हमें अमेरिका के संविधान से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने ग्रहित किए, और भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान ने भाग 3 के तहत 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए हैं दोस्तों। पहले 7 थे, लेकिन बाद में इसको 6 ही बना दिया, जिसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? देखिए जो संपत्ति का अधिकार है उसको किस अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? आंसर बताइए। आंसर होगा इसका आंसर ए। क्या होगा? आंसर ए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। देखिए मोरारजी देसाई
जो कि इंदिरा गांधी जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1977 में, उनकी सरकार ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा करके क्या बना दिया, एक विधिक अधिकार। कौन सा अधिकार बना दिया दोस्तों, विधिक अधिकार बना दिया। और विधिक अधिकार बना करके इसको संविधान के भाग 12 में कहाँ रखा, भाग 12 में अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क या 300 ए, जो भी आप समझना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहेगा दोस्तों, मूल अधिकारों को संरक्षण देता है। देखिए मूल अधिकारों को संरक्षण कौन देता है, तो आप मुझे बताएं कि मूल अधिकारों को संरक्षण कौन देगा। तो मूल अधिकारों को संरक्षण देगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखिए ऑप्शन बहुत ही प्यारे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल। चूंकि राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सबसे प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है और न्यायपालिका सबसे बड़ी न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन चूंकि मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उनकी राज्य के खिलाफ हम कहाँ शरण लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो इसलिए मूल अधिकारों का जो संरक्षक है या अंतिम संरक्षण मूल अधिकारों को कौन देता है, इसका सीधा सीधा आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल ढांचे की अवधारणा किस विवाद में दी गई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अवधारणा दी, मूल ढांचे की अवधारणा। और ये मूल ढांचे की अवधारणा के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे वीडियोस को देखें आई बटन पर क्लिक करके, उससे आपको मूल ढांचे की अवधारणा अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये अवधारणा कब दी थी, केशवानंद भारतीवाद में। कब दी थी, केशवानंद भारतीवाद में 24 अप्रैल 1973 को। कब दिया था इसका केस का रिजल्ट, 24 अप्रैल 1973 को दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 34 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 34 संबंधित है। अब हम ये देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिए गए हैं, तो उसमें अनुच्छेद 34 भी किसी मूल अधिकार से संबंधित होगा। तो जो 34 है वो है सैन्य कानूनों से संबंधित। किससे है, सैन्य कानूनों से। और ये कहता है कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लगा हुआ है वहाँ पे मूल अधिकार क्या किए जा सकते हैं दोस्तों, निलंबित किए जा सकते हैं। वहाँ पे मूल अधिकार क्या हो सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। बहुत आसान भाषा में बताया हुआ है, जाइए वीडियो में देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई हुई किसी भी विधि को न्यायालय समीक्षा कर सकता है। किसी भी विधि की न्यायालय क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। अब अगर न्यायालय को समीक्षा करने का अधिकार है तो उसके लिए भी किसी ना किसी अनुच्छेद में अधिकार दिया होगा। तो वो अधिकार दिया है अनुच्छेद 13 के तहत। किसके तहत दिया है दोस्तों, अनुच्छेद 13 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन से अनुच्छेदों के तहत प्राप्त है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। देखिए पहले तो एक क्वेश्चन इससे पहले आया कि जो न्यायिक समीक्षा है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 13 के तहत। लेकिन वो सिर्फ न्यायिक समीक्षा के लिए है। अब सर्वोच्च न्यायालय भी न्यायिक समीक्षा करेगा और उच्च न्यायालय भी न्यायिक समीक्षा करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक समीक्षा करेगा वो तो करेगा अनुच्छेद 32। किसके तहत करेगा, अनुच्छेद 32, जो कि किसका अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संविधान का जो भी उपचार करवाना होगा वो सर्वोच्च न्यायालय से हम किसके तहत करवाएंगे, अनुच्छेद 32 के तहत। और इसी प्रकार राज्य उच्च न्यायालय को भी शक्तियां दी गई हैं और वो किस में दी हैं, अनुच्छेद 226 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा भारतीय संविधान में किन देशों से अधिग्रहित की गई है। देखिए एक तो है विधि के समक्ष समता और एक है विधियों का समान संरक्षण। समता यानी बिल्कुल समानता और विधियों का समान संरक्षण की मतलब कुछ ऐसी विधियां भी बनाई दी जाएं जिससे कि कमजोर और
शारीरिक रूप से या तो कमज़ोर व्यक्ति हो या फिर एक पूर्ण विकसित व्यक्ति हो, उनके मध्य यानी कोई भी अमीर गरीब सबके मध्य अगर आप एक खाई पाड़ देंगे तो आप क्या करेंगे, विधियों का उसे समान संरक्षण दे देंगे। और ये दोनों अवधारणाएं हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन और अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका से। आंसर सी। अगर इन दोनों चीज़ों को आपको समझना है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, तो हमारे आने वाले जो वीडियोस आपको मिलेंगे आप उनको बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको ये सब कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पद आसीन होते हुए किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होंगे दोस्तों। अब ये कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने पदों पर रहते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो उसके खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। अब ये विशिष्ट शक्तियां हैं जो अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी हुई हैं। जब आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे और कहेंगे कि विधि के समक्ष समता, तो यानी अगर सभी व्यक्ति समान है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल समान नहीं है, तो वहाँ पे इनके अपवाद आपको बताए जाएंगे। जब आने वाले वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी दोस्तों। संसद सदस्यों के द्वारा संसदीय समितियों में किए गए मत के लिए किसी भी न्यायालय में कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब इस वाक्य का उल्लेख कहाँ किया गया है, आर्टिकल 105। देखिए मुझे इतना पता है कि ये चीज़ें मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी होने चाहिए जो हमारी क्यूरोसिटी को बनाए रखे कि आने वाले वीडियो में क्या आने वाला है। अगर संसद का सदस्य किसी भी संसदीय समिति में जो भी अपना मत देगा उसके खिलाफ आप उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये अनुच्छेद 105 में साफ साफ लिखा हुआ है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ भी सेम बात है। क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा विधानमंडलीय समितियों में किए गए मत के लिए किसी भी न्यायालय में कोई जवाबदेही नहीं होगी। देखिए जो बात संसद सदस्यों के साथ अनुच्छेद 105 में है, वही बात राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ अनुच्छेद 194 में है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन के जनक। देखिए दोस्तों, द्वैध शासन यानी जब शासन की दो शाखाएं हो जाएं, क्या हो जाएं, दो शाखाएं या दो छोर हो जाएं, दो स्तंभ हो जाएं, तो वो क्या कहलाता है, द्वैध शासन। और इसके जनक कौन है दोस्तों, तो द्वैध शासन के जनक है लियोनल कर्टिस। कौन है दोस्तों, लियोनल कर्टिस। मैंने बताया हुआ है आपको पिछले वीडियो में, देखिए आसानी से चीज़ों को समझिए। द्वैध शासन की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में किस अधिनियम के तहत प्रारंभ की गई। देखिए द्वैध शासन की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में किस अधिनियम के तहत प्रारंभ की गई, तो ये था 1784 का अधिनियम। जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके द्वारा द्वैध शासन आया। कैसे आया कि एक तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को करने के लिए तो व्यापारिक जो नियंत्रण बोर्ड है वो होगा, और एक राजनीतिक कार्यों के करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक कार्य करने के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य करने के लिए। तो शासन के क्या हो गए, कंपनी में भी दो छोर हो गए, यानी द्वैध शासन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। कब बनाया, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसको क्या कहने लग गए थे, भारत का गवर्नर जनरल कहने लग गए थे। और किसको बनाया सबसे पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक लोकप्रिय क्या रहे हैं दोस्तों, गवर्नर जनरल रहे हैं। कैसे रहे, क्योंकि इन्होंने बहुत से सुधार किए और इनके सुधारों में आज भी सर्वोच्च स्थान पे क्या रखा जाता है, सती प्रथा उन्मूलन। देखिए 1829 में इन्होंने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर क्या किया था, सती प्रथा उन्मूलन किया था। देखिए राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बहुत प्रयास किए। राजा राममोहन राय को भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति भी माना जाता है। ये सब चीज़ें हम आपको जब हमारे इतिहास के वीडियोस बताएंगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय।
देखिए वायसराय, अभी वायसराय कब आया? ये 1858 के अधिनियम में आएगा। किस में आएगा? 1858 के अधिनियम में। जब 1857 में क्या हुई? भारत की क्रांति हुई, तो क्या बन गया? गवर्नर जनरल से सीधा वायसराय बना दिया, क्योंकि अब भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया था। तो ये किसे बनाया था? उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को। किसको बनाया था? उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कौन सा है? 1919 का अधिनियम। मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टफोर्ड सुधार अनेक नामों से जाना जाता है। आप इसे देखिए, आसानी से पढ़िए, ताकि आपको ये सब बातें समझ में आए। दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? तो प्रांतों में द्वैध शासन भी 1919 के अधिनियम के तहत ही लागू हुआ था। ये सारी चीज़ें वीडियो में बताई हुई हैं, आप देखते रहें और समझते रहें। नेक्स्ट, राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष। देखिए, राज्य परिषद जो है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो पर लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा करके आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। हम आपके लिए एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सभी वीडियो आप पूरे देखते रहें, जिससे कि आपको भारतीय संविधान और संविधान का विकास, अभी जो मूल अधिकार चल रहे हैं, ये सभी आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।